Hello everyone, I welcome you all to your own channel Gauriddhi English Classroom. I'm Anjus Klani and I'm good. I hope you all are also good. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो ये देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की बुक नंबर 1 फ्लैमिंगो बुक। और फ्लैमिंगो बुक में आज हम क्या करने वाले हैं, फ्लैमिंगो बुक में आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 1 जिसका नाम है द लास्ट लेसन। और इस लास्ट लेसन के हम करेंगे समरी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ साथ कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को भी हम आज रिवाइज करेंगे फॉर आवर फाइनल एग्जाम प्रेपरेशन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का अपना लास्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम समझते हैं कि इसका नाम लास्ट लेसन क्यों रखा गया है, राइट। तो चलिए देखते हैं। पहले तो हमारा जो आज का लेसन है, आज का लेसन है हमारा द लास्ट लेसन। फर्स्ट लेसन है ये, बट इसका नाम है द लास्ट लेसन। और इस लेसन के जो ऑथर हैं, ऑथर का क्या नाम है, ऑथर है हमारे अल्फोंसो डॉडेट। याद रखना है आपको, जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे आपको फर्स्ट लाइन में लेसन का नाम और ऑथर का नाम राइट जरूर करना है। ऑथर का नाम है अल्फोंस डॉडेट। फोन की स्पेलिंग तो आपको आती ही होगी, PHON फिर SE, राइट। आपको याद रखना है SE लिखना है, DAUDET, याद रखना है आपको ऑथर का नाम। अब देखते हैं कि किसके बारे में है ये स्टोरी। ये जो स्टोरी है ये है फ्रैंको और प्रुशियन वॉर की ये स्टोरी है। फ्रैंको और प्रुशियन वॉर का क्या मतलब है यहाँ पे, फ्रैंको का मतलब है फ्रांस कंट्री, फ्रांस कंट्री की यहाँ पर बात हो रही है। फ्रैंको मीन्स फ्रांस और प्रुशियन मीन्स जो अभी कौन सी कंट्री है, जो जर्मनी कंट्री है वो थी पहले प्रुशियन कंट्री। जब इनके बीच वॉर हुई थी कब, 1870 में, और कब तक चली थी, 1871 तक ये वॉर चली थी। तो ये उस टाइम की स्टोरी जो है ये बताई गई है। फ्रैंको का मतलब है फ्रांस और प्रुशियन का मतलब है जर्मनी। जब इन दोनों के बीच में वॉर हुई थी तो इसमें जर्मनी या प्रुशियन आप कह सकते हैं, उसने फ्रैंको को मीन्स फ्रांस को डिफीट कर दिया था। और डिफीट होने के बाद जो प्रुशियन कंट्री थी मीन्स जो जर्मनी थी, अब जब जर्मनी ने फ्रांस को डिफीट कर दिया, हरा दिया, तो इन्होंने एक ऑर्डर पास किया। क्या कहा इन्होंने कि जो फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं अल्सेज और लॉरेन, ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं अल्सेज और लॉरेन, इनके ऊपर इन्होंने पूरा का पूरा ओवरटेक कर लिया। और क्या कहा कि इनमें आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज ना बोली जाएगी, ना टीच की जाएगी और ना लिखी जाएगी। तो अब ये जो अल्सेज हमारा डिस्ट्रिक्ट है, फ्रांस का एक डिस्ट्रिक्ट है अल्सेज, ये जो लास्ट लेसन है ये इसी अल्सेज डिस्ट्रिक्ट की स्टोरी है, इसी अल्सेज डिस्ट्रिक्ट की ये स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले देखते हैं इसकी समरी को और फिर उसके बाद करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी समरी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रुशियन मीन्स जर्मन जब फ्रैंको मीन्स फ्रांस के ऊपर पूरा कब्जा कर लेती है और उन्होंने एक रूल बनाया है कि आज के बाद ना तो यहाँ पर फ्रेंच टीच की जाएगी, ना बोली जाएगी और ना लिखी जाएगी, क्योंकि अब जर्मन से नए टीचर आएंगे और यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज टीच की जाएगी। तो फ्रैंको का जो टीचर है जिनका नाम है मिस्टर हैमल, वो क्लास में अपना फ्रेंच का लास्ट लेसन डिलीवर करते हैं, इसीलिए इस लेसन का नाम द लास्ट लेसन रखा गया है। किस चीज का लास्ट लेसन, फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन क्लास में डिलीवर किया जाता है, तो इसीलिए इस लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। चलिए अब इसकी समरी पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं। चलिए द लास्ट लेसन समरी। The narration of this story is by a French boy, France. कौन इस स्टोरी का वर्णन कर रहा है, एक छोटा लड़का है जिसका नाम है फ्रांस। मीन्स ये हमारे स्टोरी का पहला कैरेक्टर है। फ्रांस is a lazy boy. However, in spite of his laziness, Franz likes to play and
इज ऑफ अ सेंसिटिव नेचर, इवन कि वो बहुत ज़्यादा लेजी है, बट इसके बावजूद भी क्या है, फ्रांस को बहुत ज़्यादा पसंद है खेलना, और सेकंड क्या थिंग है कि वो बहुत ही सेंसिटिव नेचर का लड़का है। फर्दर मोर फ्रांस हेट हिज टीचर मिस्टर हैमल। अब ये मिस्टर हैमल कौन है, ये हैं इसके फ्रेंच के टीचर। मिस्टर हैमल इन हिज स्कूल एंड हैज नो इंटरेस्ट इन स्टडिंग फ्रेंच। अब इसके अलावा फ्रांस जो है वो अपने टीचर जिनका नाम है मिस्टर हैमल, उनसे नफरत करता है। जो उसके स्कूल के टीचर है मिस्टर हैमल, उनसे नफरत करता है। एंड हैज नो इंटरेस्ट, और बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है क्या पढ़ने में, फ्रेंच लैंग्वेज को स्टडी करने में वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है। एन ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन आफ्टर टेकिंग ओवर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेज एंड लॉरेन इन फ्रांस that the German language rather than the French should be taught in the schools there। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि बर्लिन से ऑर्डर आ चुका था कि ये जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं अल्सेज और लॉरेन, वहाँ पर जिन स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज टीच की जाती है वहाँ पर अब फ्रेंच की जगह पर जो है जर्मन लैंग्वेज को टीच किया जाएगा। Furthermore, it is the school French teacher Mr. Hamel last day। और इसके अलावा इस स्कूल में अब जो फ्रेंच टीचर है मिस्टर हैमल, उनका लास्ट दिन है, क्योंकि अब वो स्कूल को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि जर्मनी से अब नए टीचर्स को वहां पर अपॉइंट किया जाएगा। दिस टीचर हैज बीन वर्किंग देयर फॉर 40 ईयर्स। वो वहां पर कितने सालों से काम कर रहे थे उस स्कूल में, 40 ईयर्स से। मोर ओवर द टीचर हैज फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म। और जो टीचर था वो किस चीज से भरे हुए थे, पैट्रियोटिज्म मीन्स देशभक्ति की भावना से भरे हुए थे। कौन सा टीचर, मिस्टर हैमल। ही इज ऑल्सो फुल ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड ग्रीफ। नॉस्टैल्जिया होता है, इसको मैं नंबर 1 लिख रही हूँ। नॉस्टैल्जिया मीन्स फीलिंग ऑफ प्लेजर मिक्स्ड विद सैडनेस। जब हम अपनी पुरानी चीज़ों को, जो अच्छी यादें होती हैं, जब उनको सोचकर हम दुखी हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया, राइट। तो यहाँ पर जो मिस्टर हैमल हैं उनका दिल पूरी तरह से क्या है, वो पुरानी यादों को याद करके दुखी हो रहे हैं और बहुत ज्यादा दुख से भी भरे हुए हैं, क्योंकि वो 40 ईयर से वहां पर टीच कर रहे हैं। उनका उस स्कूल के साथ बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट है, तो ऑब्वियसली उनको वहां से जाने पर बहुत ज्यादा दुख फील कर रहे हैं वो। और सेकंड चीज क्या है कि जो प्रूशियन कंट्री है, जो जर्मन कंट्री है, उसने अटैक किया। अब वो इस युद्ध में, इस वॉर में भी हार चुके हैं, तो अब वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज ना तो बोली जाएगी, ना टीच की जाएगी, ना लिखी जाएगी, तो वहाँ से उनको जाना पड़ रहा है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। द विलेज मैन ऑल्सो अटेंड हिज लास्ट लेसन। तो अब जो उस गांव के जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो उनका फ्रेंच का लास्ट लेसन अटेंड करने के लिए आए हैं। सो एज टू ऑनर एंड रिस्पेक्ट हिम, ताकि वो उस मिस्टर हैमल को, उन टीचर को क्या कर सकें, वो रिस्पेक्ट दे सके, ऑनर, आदर और रिस्पेक्ट दे सके। द विलेज इज रिग्रेटिंग एंड इज सैड दैट दे डिडंट लर्न देयर मदर टंग इन देयर चाइल्डहुड। जो विलेज के जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, वो बहुत पछतावा करते हैं और बहुत ज्यादा उदास होते हैं। क्यों? क्योंकि क्या सोचते हैं वो, दे डिड नॉट लर्न, कि उन्होंने लर्न नहीं की देयर मदर टंग, अपनी मातृभाषा, इन देयर चाइल्डहुड, अपने बचपन में उन्होंने अपनी मातृभाषा को लर्न नहीं किया, नहीं सीखा। आगे है, फ्रांस रिसीव्स अ बिग शॉक व्हेन ही लर्न्स दैट दिस इज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। फ्रांस को बहुत बड़ा झटका लगता है जब उसको ये पता चलता है कि आज मिस्टर हैमल जो हैं वो अपना लास्ट लेसन डिलीवर करने वाले हैं। ही इज शॉक्ड बिकॉज ही डज नॉट नो फ्रेंच। उसको बहुत बड़ा झटका क्यों लगता है? क्योंकि उसको अभी तक फ्रेंच का कुछ भी पता नहीं था, मीन्स उसको फ्रेंच लैंग्वेज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और उसको कुछ भी नहीं आता था। फर्दर मोर ऑन लर्निंग अबाउट द लास्ट लेसन अ सडन इंटरेस्ट अराइजेज इन हिम फॉर लर्निंग फ्रेंच। इसके अलावा जब उसको ये पता चलता है कि आज उसका लास्ट लेसन है, तो
क्या होता है लास्ट लेसन पे, अ सडन इंटरेस्ट, उसको एकदम से इंटरेस्ट आता है कि वो फ्रेंच लैंग्वेज को सीखे। इंटरेस्ट अराइजेज इन हिम फॉर लर्निंग फ्रेंच, क्या सीखने के लिए उसका इंटरेस्ट जागता है कि वो फ्रेंच लैंग्वेज को सीखे। Moreover, he pays careful attention and learns everything taught on this last day. और इसके अलावा he pays careful attention, वो बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ता है और सब कुछ लर्न कर लेता है। learn everything, जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उस दिन वो सब कुछ लर्न कर लेता है on this last day, जिस लास्ट डे पे ये लेसन दिया जा रहा था। इससे पहले उसने कभी भी फ्रेंच लैंग्वेज को लर्न करने में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया था। Instantly he develops liking for his teacher Mr. Hamel, और एकदम से वो अपने टीचर को लाइक करना शुरू कर देता है। His feeling of hatred for him suddenly came to an end, और सडनली उसके मन में जो हेट थी अपने टीचर मिस्टर हैमल के प्रति वो खत्म हो जाती है। Moreover, Franz develops respect for the hard work and sincerity of his teacher, और इसके अलावा उसके मन में फ्रांस के मन में अपने टीचर की कड़ी मेहनत और सिंसियरिटी मींस ईमानदारी के प्रति वो सम्मान की भावना उसके मन में विकसित हो जाती है। फ्रांस इज सैड एंड अशेम्ड फॉर बीइंग अनेबल टू रिसाइट हिज लेसन, और फ्रांस जो है बहुत ज्यादा उदास है क्योंकि वो अपने जो लेसन दिया था उसके टीचर ने, मिस्टर हैमल ने जो उसको लेसन लर्न करने के लिए दिया था उसको सुनाने में जब वो असमर्थ रहा, नहीं सुना पाया, तो इस बात पे वो शर्मिंदा भी महसूस कर रहा था। तो चलिए अब है नेक्स्ट। Hamel explains that they all are at fault for lacking eagerness to learn. It means Hamel क्या एक्सप्लेन करते हैं कि सबकी कमी थी, किस चीज की कमी थी, ईगरनेस नहीं थी, उत्सुकता नहीं थी अपनी लैंग्वेज को सीखने की, तभी सब लोग लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज, फ्रेंच को नहीं सीख पाए। Furthermore, he also includes himself in this fault, और इसके अलावा वो क्या बोलते हैं, इस कमी के लिए वो खुद को भी दोषी मानते हैं कि उसकी भी कमी रही है तभी वो फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं सीख पाए हैं। He blames himself for lack of sincerity in teaching them, और खुद को ब्लेम देते हुए क्या कहते हैं वो कि हमारी लैकिंग थी। नेक्स्ट इज देयर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज पैट्रियोटिज्म इन हिज प्रेज फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज। अब यहाँ पर अगर फ्रेंच लैंग्वेज को प्रेज किया जा रहा है तो किस चीज की रिफ्लेक्शन मिल रही है, किस चीज का पता चल रहा है, पैट्रियोटिज्म मींस देशभक्ति की भावना का पता चल रहा है। ही सेज दैट द फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। जिस तरह से सभी को अपनी लैंग्वेज बहुत पसंद होती है, हिंदी पसंद है या अपनी नेटिव लैंग्वेज सबको बहुत पसंद होती है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी यही बोला गया है कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो लॉजिकल और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। कहाँ पर, इन द वर्ल्ड। इट सीम्स दैट मिस्टर हैमल गॉट इमोशनल ऑन दिस ओकेजन, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मिस्टर हैमल जो हैं इस ओकेजन पर बहुत ज्यादा भावुक हो चुके हैं। Furthermore, he asked the class to guard their language, और उसके अलावा वो क्या बोलते हैं, क्लास को क्या बोलते हैं कि उन्हें अपनी लैंग्वेज की रक्षा करनी है। He says that being close to one's language is a way to escape the clutches of slavery. It means वो क्या कहते हैं कि अपनी लैंग्वेज के नजदीक रहना, being close to one's language, अपनी लैंग्वेज के नजदीक रहना, इज अ वे टू एस्केप, एक रास्ता है, किस चीज से बचने का रास्ता है, द क्लचेस ऑफ स्लेवरी, दास्ता के चंगुल से बचने का रास्ता है। क्या रास्ता है, अपनी लैंग्वेज के नजदीक रहना, दास्ता के चंगुल से बचने का एक रास्ता है। This language will assist them in attaining freedom from the German. आगे वो क्या कहते हैं कि अपनी लैंग्वेज को असिस्ट करने से क्या होगा, वो फ्रीडम पा सकते हैं, स्वतंत्रता पा सकते हैं, किससे, जर्मन पीपल से। The people realize the significance of their mother tongue. लोगों को क्या पता चला, अपनी मदर टंग के महत्व का भी पता चला कि अपनी लैंग्वेज को सीखना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। Moreover, they feel the reason for their defeat is
इलिटरेसी, और इसके अलावा उनको क्या पता चला, उन्होंने क्या फील किया कि उनकी हार का कारण उनकी अनपढ़ता ही थी। Next is France feels that it is impossible to remove one's language from a person। आगे फ्रांस क्या कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है कि किसी की लैंग्वेज को उससे दूर करना, क्योंकि दिस इज बिकॉज इट इज समथिंग दैट इज नेचुरल टू अ पर्सन। क्योंकि ये कैसे आती है, ये तो किसी भी इंसान के अंदर नेचुरली ही आती है। इट मीन्स जब बच्चा बहुत छोटा होता है, 0 ईयर का होता है, वो तभी से लैंग्वेज को सुनना, उसको समझना शुरू कर देता है। तो क्या किसी की लैंग्वेज को किसी से अलग किया जा सकता है? मीन्स जहाँ पर इतने लोग फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं, समझते हैं, तो क्या उनको एकदम से फ्रेंच ना बोलकर क्या सबको जर्मन सिखाई जाएगी? ये कैसा काम होगा? ये एक इम्पॉसिबल काम होगा। इस चीज को इम्पॉसिबल कहा जा सकता है। आगे क्या कहते हैं? दिस मीन्स दैट नो मैटर हाउ हार्ड द ऑपोजिशन मे ट्राई दे विल फेल टू रिमूव वंस लैंग्वेज। आगे वो क्या बोलते हैं कि जो ऑपोजिशन है, जो विपक्ष है, मीन्स जो जर्मनी के लोग हैं, वो चाहे जितनी भी कोशिशें कर लें कि हम यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज सबको सिखाएंगे, बट वो क्या हो जाएंगे? दे विल फेल टू रिमूव वंस लैंग्वेज। अब इसका कंक्लूजन ऑफ द लास्ट लेसन समरी, अब इसका क्या कंक्लूजन निकलता है? The last lesson summary reflects on the importance of one's language for any race and why it is crucial to safeguard it। जो ये लास्ट लेसन की समरी है वो क्या बताती है? हमें अपनी लैंग्वेज के महत्व को बताती है और उसको सुरक्षित रखना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, इसके बारे में ये लेसन हमें बताता है। तो यही थी इस लेसन की समरी। चलिए अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads into one stock। Why did France experience these feelings? अब यहाँ पर क्या बोला गया है, क्या क्वेश्चन है कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये पुअर आदमी, पुअर कौन? मिस्टर हैमल, जो अपनी 40 इयर्स के बाद जॉब करने के बाद उसको वहां से भेजा जा रहा है क्योंकि अब वहां पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो वो कैसा फील कर रहे हैं? हेल्पलेस फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनको पुअर मैन का दर्जा दिया गया है, मीन्स उनको पुअर मैन कहा गया है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये पुअर मैन वांटेड टू गिव अस, कि वो सब कुछ हमें दे देना चाहते हैं। ऑल he knew before going away, कि जो कुछ वो जानते हैं वो जाने से पहले सब कुछ हमें दे देना चाहते हैं। and to put it all into our heads into one stock, means एक ही झटके में वो सब कुछ हमारे दिमाग में डाल देना चाहते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मिस्टर हैमल को देखकर। Why did France experience these feeling? फ्रांस ने ऐसी फीलिंग को क्यों एक्सपीरियंस किया, क्यों अनुभव किया? The districts of Alsace and Lorraine had been taken over by the Prussian, and an ordinance from Berlin proclaimed that henceforward German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine। जो डिस्ट्रिक्ट हैं अल्सेस और लॉरेन, मीन्स फ्रांस की जो ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पर उनको क्या कर लिया गया है? टेक ओवर कर लिया गया है। किसके द्वारा? प्रूशियन के द्वारा, मीन्स जर्मन के द्वारा। और ऑर्डर में क्या घोषणा की है? क्या घोषणा की है कि जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, कि वहां पर अल्सेस और लॉरेन में क्या टीच की जाएगी? जर्मन टीच की जाएगी। फ्रेंच वुड नो लॉन्गर बी टॉट इन स्कूल्स देयर, इन स्कूलों में अब फ्रेंच लैंग्वेज टीच नहीं की जाएगी। दिस अनाउंसमेंट केम एज अ बिग ब्लो फॉर the people and made the village elders attend what would be the last French lesson for all of them। अब ये जो अनाउंसमेंट थी ये एक बहुत बड़ा झटका थी। किसके लिए? for all the people, जितने भी लोग थे उनके लिए। and made the village elder attend, और इस झटके ने क्या किया? जितने भी एल्डर्स थे विलेज के, उन्होंने अटेंड किया उस फ्रेंच लेसन को। वुड बी द लास्ट फ्रेंच लेसन फॉर ऑल ऑफ देम, और वो भी देखना चाहते थे कि उनका लास्ट लेसन फ्रेंच का कैसा होगा। मिस्टर हैमल कन्वेड हिज
यहाँ पे आप रिग्रेट लिख सकते हो, रिग्रेट कन्वेड हिज रिग्रेट फॉर all the classes which had to be missed by children, as he asked them to water his plants and even gave them holiday whenever he went fishing. और यहाँ पर मिस्टर हैमल क्या बताते हैं, रिग्रेट करते हैं, क्या रिग्रेट करते हैं मीन्स पछतावा करते हैं, और क्या कहते हैं कि मेरी भी कुछ कमी थी जिस वजह से जो बच्चे थे वो फ्रेंच नहीं सीख पाए। क्या रिग्रेट था? फॉर ऑल द क्लासेस, की सभी क्लासेस में, विच हैड टू बी मिस्ड बाय चिल्ड्रन, जो बच्चों के द्वारा मिस की गई, क्योंकि एज ही आस्क्ड देम, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था बच्चों को, टू वाटर हिज प्लांट्स, की उनके जो पौधे हैं उनके रूम के बाहर जो छोटी सी उन्होंने किचन गार्डन बना रखा है, उन प्लांट्स को पानी दो। इस वजह से वो फ्रेंच नहीं सिखा पाए बच्चों को। एंड इवन गेव देम हॉलीडे, और वो कभी हॉलीडे भी दे देते थे बच्चों को, वेन एवर ही वेंट फिशिंग, जब वो फिशिंग के लिए जाते थे। ही एडमोनिस्ड the elders for keeping their children away from their classes to work on their farms and in mills so that they could earn a little more money। और यहाँ पे एडमोनिस्ट का मतलब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, एडमोनिस्ट होता है झिड़की लगाना या फिर डांटना या झिड़की लगाना, थोड़ी सी ऐसे ही थोड़ा सा डांटना, उसको बोलते हैं एडमोनिस्ट। तो यहाँ पे मिस्टर हैमल उनको थोड़ी सी झिड़की लगाते हैं, डांटते हैं, किसको? एल्डर्स को। और क्या बोलते हैं? फॉर कीपिंग देयर चिल्ड्रन अवे फ्रॉम देयर क्लासेस, कि वो जो एल्डर्स हैं वो अपने बच्चों को क्लासेस से दूर रखते हैं। क्यों? टू वर्क ऑन देयर फार्म्स, ताकि वो खेतों में काम कर सके, एंड इन मील्स सो दैट दे कुड अर्न अ लिटिल मोर मनी, और मील्स में उनसे काम करवाते हैं ताकि वो कुछ पैसा अर्न कर सके। ऑन दिस स्पेसिफिक डे मिस्टर हैमल appeared to be committed on making the class a remarkably unforgettable one, especially as he stressed the importance of guarding the French language and keeping it alive। It means उस स्पेशल डे पर मिस्टर हैमल ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि वो इस तरह से अपनी क्लास को रिमार्केबली मीन्स अपनी क्लास को इस तरह से कंडक्ट करें, लोग उसको कभी भी ना भूल पाए। और स्पेशली, और उन्होंने जब स्ट्रेस किया, किस पर स्ट्रेस किया? इम्पोर्टेंस ऑफ गार्डिंग द फ्रेंच लैंग्वेज, मीन्स कि बच्चों को अपनी फ्रेंच लैंग्वेज की सुरक्षा कैसे करनी है, एंड कीपिंग इट अलाइव, और उसको जिंदा कैसे रखना है। The patience and the meticulousness with which he conducted the last lesson seemed to suggest to French people that their teacher was resolute to leave an ineradicable imprint on their minds and in the last lesson make up for all the lost time। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो मिस्टर हैमल है उन्होंने बहुत ही पेशेंस के साथ, और मेटिक्यूलसनेस मीन्स यहाँ पर ये मैं नंबर 2 लिख रही हूँ, इसको नंबर 2, इसका मीन्स होता है ग्रेट केयर, ग्रेट केयर। जो मिस्टर हैमल थे उन्होंने बहुत ही पेशेंस और बहुत ध्यान से वो लेसन कंडक्ट किया, लास्ट लेसन, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो फ्रेंच पीपल हैं वो क्या सोच रहे थे, उनको क्या प्रतीत हो रहा था कि उनका जो टीचर है वो उनके दिमाग पर एक छाप छोड़ना चाहता है ऑन देयर माइंड एंड इन द लास्ट लेसन, और इस लास्ट लेसन की ऐसी छाप उनके दिमागों पर छोड़ना चाहता है कि मेकअप फॉर ऑल द लॉस्ट टाइम, जो कि अभी तक उन्होंने टाइम खराब किया था उस टाइम की भी पूरी भरपाई हो जाए। तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज Fran's feeling about Mr. Hamel and the school changed gradually by the end of the text, though he had a great disliking for both in the beginning of the story. It is said that
फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। अब यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेश्चन कि फ्रांस की फीलिंग जो मिस्टर हैमल के प्रति और स्कूल के प्रति थी वो चेंज हो जाती है जब तक स्टोरी का एंड होता है, और जब लेसन की शुरुआत होती है तो दोनों के लिए ही उसके मन में क्या था, डिसलाइकिंग थी। ना मिस्टर हैमल को वो पसंद करता था और ना ही स्कूल को पसंद करता था। इट इज सेड दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। जैसा कि कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। इज इट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लास्ट लेसन? क्या ये जो हमारे को एक कहावत दी गई है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो ये लास्ट लेसन के आधार पर ये जो कॉन्टेक्स्ट है क्या ये ट्रू साबित होता है? डेफिनेटली नॉट। राइट अ स्मॉल पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 to 20 words spanning down your views on a person can be best judged in his first appearance only। ये जो first appearance पे किसी को जैसे ही हम देखते हैं तो उसको हम पहचान सकते हैं, इसके ऊपर ही आपने एक पैराग्राफ लिखना है 120 वर्ड्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A well-known dictum states that appearance are deceptive। डिक्टम का मतलब होता है, इसको मैं नंबर 1 लिख रही हूँ। डिक्टम का मतलब होता है कहावत। कहावत एक वेल नोन कहावत है। स्टेट्स दैट अपीयरेंस आर डिसेप्टिव। अपीयरेंस मीन्स जो दिखावा होता है, डिसेप्टिव को नंबर 2 लिख रही हूँ। वो दिखावा जो होता है वो भ्रमित करने वाला लिख लो या फिर धोखे वाला लिख लो, धोखा, राइट। जो दिखावा होता है वो धोखा या भ्रमित करता है। इन फैक्ट इट इज ट्रू दैट वन कैन नॉट बी जज्ड इन जस्ट वन मीटिंग। ये फैक्ट है कि किसी को भी हम एक मीटिंग में जज नहीं कर सकते हैं। Actually, one or more meetings are not enough to judge a person's personality। Even कि एक या उससे ज्यादा मीटिंग भी काफी नहीं है किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को जज करने में। Every person reacts differently on different situation at different time। एक पर्सन डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट रिएक्ट कर सकता है। So it is not a matter of single appearance to form a judgment about a person। So इसलिए किसी को भी एक सिंगल अपीयरेंस में जज करना कोई दिखावा करना नहीं है। It might be a prejudice। इट मीन्स ये कोई झूठा भी हो सकता है। नाउ अ डेज एवरी पर्सन अपीयर्स टू बी सोशल एंड जेंटल। आज के डेट में हर एक पर्सन कैसा दिखना चाहता है, अपने आप को सोशल और जेंटल दिखना चाहता है। आजकल के जो मॉडर्न टाइम में इंसान है, दे वांट टू बी प्रेजेंटेबल इन द सोसाइटी, और वे अपने आप को सोसाइटी में बहुत ही प्रेजेंटेबल, बहुत ही अच्छे वे में अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है हर एक पर्सन। नो मैटर व्हाट देयर बैकग्राउंड इज। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, कैसा भी है, मीन्स इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आजकल के टाइम में हर एक इंसान अपने आप को ज्यादा दिखाना चाहता है। वंस क्लोथ, जेस्चर्स, हैबिट एक्सेट्रा डू नॉट डिफाइन वंस पर्सनैलिटी इन जस्ट वन अपीयरेंस। किसी के कपड़े, किसी के हाव भाव, हैबिट्स ये डिफाइन नहीं कर सकते कि किसी की पर्सनैलिटी कैसी है जस्ट इन वन अपीयरेंस। एक ही बार मिलने से और उसके कपड़े, उसके हाव भाव, हैबिट देखने से किसी की पर्सनैलिटी को नहीं जज किया जा सकता। ड्यू टाइम शुड बी टेकन टू फॉर्म ओपिनियन अबाउट अ पर्सन। किसी भी पर्सन के बारे में ओपिनियन बनाने के लिए टाइम लेना चाहिए। डिफरेंट सिचुएशंस रिवील्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वंस पर्सनैलिटी। डिफरेंट सिचुएशंस में इंसान के डिफरेंट एस्पेक्ट्स नजर आते हैं। मीन्स अगर आपको किसी की हेल्प है, आपकी हेल्प ना भी करे और आपको दिखाए कि उसके पास बहुत पैसा है या वो आपकी हेल्प कर सकता है, तो यही यहाँ पे बात बोली गई है। समटाइम्स अ लाइफ रिमेन्स शॉर्ट टू नो अ पर्सन। कई बार एक पूरी की पूरी लाइफ भी छोटी पड़ जाती है किसी भी इंसान को पहचानने में। बट समटाइम्स इवन अ फ्यू सेकेंड्स आर इनफ टू नो वंस रियल फेस। और कई बार एक सेकंड काफी होता है किसी का असली चेहरा जानने के लिए। Hence it is not a matter of first or last impression, but the issue of time needed to know one
इन वंस राइट कलर, बल्कि ये किस चीज का मामला है, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ, ये कोई मैटर नहीं है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बल्कि इशू है ये किस चीज का, टाइम का, कि हमें टाइम लेना चाहिए, नीडेड टू नो, क्या जानने के लिए, वन इन वंस राइट कलर, की किसी का असली रंग क्या है। तो यही था इसका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। While speaking, his mouth choked and wrote "Vive la France" and finally by gesture he said, "School is dismissed. You may go." अब यहाँ पर जब मिस्टर हैमल लास्ट लेसन दे रहे हैं और उस लेसन का एंड आ जाता है तो उनका पूरा गला भर जाता है, वो बहुत ज्यादा दुखी हैं और क्या बोलते हैं, गुड बाय, वाइव ला फ्रांस मीन्स गुड बाय फ्रांस, एंड फाइनली बाय जेस्चर, और फाइनली ऐसे जेस्चर्स, जेस्चर मीन्स हाव भाव ऐसे करते हैं, उन्होंने अपने हाव भाव दिखाते हुए क्या कहा, अब जो स्कूल है वो डिसमिस हो चुका है, अब आप लोग जा सकते हैं। These lines show that Mr. Hamel was greatly attached to his motherland, profession and mother tongue. इससे पता चलता है जो मिस्टर हैमल है वो अपनी मदरलैंड से, अपने प्रोफेशन से और अपनी मदर टंग से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा दुखी हैं। In other words, one should be attached to his own land, कल्चर एंड कस्टम्स, और दूसरे शब्दों में क्या कहें कि हर किसी को अपनी लैंड से, अपनी भूमि से, कल्चर से और अपने कस्टम्स से अटैच होना चाहिए। बट टुडेज इंडियन आर ड्रॉन्ड इन द वेस्टर्न कलर्स, बट जो आज कल के जो आधुनिक युग के इंडियंस हैं वो किससे ज्यादा प्रभावित हैं, वेस्टर्न कलर्स मीन्स वेस्टर्न कल्चर को वो अपना रहे हैं, उनके रंगों में रंग रहे हैं। It shows that there is need to spread awareness about the feeling of patriotism and other related factors. तो यहाँ पर किस चीज की अवेयरनेस करने की जरूरत है, देशभक्ति की और अदर रिलेटेड फैक्टर, जो हमारे देशभक्ति से रिलेटेड जो फैक्टर हैं उनको जगाने की, जागरूक करने की आवश्यकता है। राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स हाईलाइटिंग द इशू, और आपको इसी के ऊपर पैराग्राफ लिखना है। Patriotism is defined as one's love for one's custom, culture, mother tongue, motherland and everything that is associated with one's motherland. Means जो patriotism है ये unmatched spirit है, means कि patriotism जो है वो define as one's love, कि किसी के कस्टम के प्रति, रीति रिवाजों के प्रति प्यार, कल्चर के प्रति, मदर टंग भाषा के प्रति प्यार, मदर लैंड भूमि के प्रति प्यार, और एवरीथिंग दैट इज एसोसिएटेड, जो भी चीज हमारी मदरलैंड से संबंधित है उसके लिए प्यार जो है वही पैट्रियोटिज्म है, वही देशभक्ति है। वन शुड बी प्राउड ऑफ व्हाट वंस कंट्री हैज गिवन टू हिम, हर एक को प्राउड होना चाहिए कि उसकी कंट्री ने उसको क्या दिया है। They are in the race of being modern, और वो किस चीज की रेस कर रहे हैं, किस चीज के पीछे भागे हुए हैं, वो मॉडर्न बनने के पीछे भागे हुए हैं। This is really surprising as well as pathetic, और ये सच में ही बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग भी है और as well as और बहुत ज्यादा दयनीय भी है। क्यों? As an Indian we own a rich and diversified culture which has attracted फॉरनर्स टू, हमारे पास, हमारे इंडियंस के पास एक ऐसा कल्चर है, कैसा कल्चर है, विभिन्न प्रकार का, रिच और विभिन्न प्रकार का कल्चर है, विच हैज अट्रैक्टेड, जो कि अट्रैक्ट करता है किसको, फॉरनर्स को भी अट्रैक्ट करता है। मैनी पैट्रियट्स हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स इन द नेम ऑफ देयर कंट्री विच हैज अट्रैक्टेड फॉरनर्स, बहुत सारे हमारे देशभक्तों ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया, किसके नाम पर, कंट्री के नाम पर, और जिस चीज ने फॉरेनर्स को भी अट्रैक्ट किया है, आकर्षित किया है। Many patriots have a feeling that cannot be filled in the
heart of Indians, but it should be arisen and inculcate among the future generation of the country। बहुत सारे जो पेट्रियोटिज्म हुए हैं उनकी फीलिंग को, उनकी जो फीलिंग्स थी, फीलिंग कैन नॉट बी फिल्ड, उनकी फीलिंग को किसी के दिल में तो नहीं भरा जा सकता, इंडियन के दिल में तो नहीं भरा जा सकता, बट ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हमें चाहिए कि हम पैदा करें और उस चीज को भरें किसके दिलों में, जो हमारी कमिंग जनरेशन है उनको हम देशभक्ति की भावना से भरें। The students or the youth of the country need to be Indianized, means यहाँ पर जो स्टूडेंट्स और यूथ हैं उनको हम भारतीयता सिखाएं, मीन्स भारतीय जो परिधान है, भारतीय कल्चर है उसके बारे में ज्यादा बताएं, ताकि वो वेस्टर्न कल्चर और दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करने में ज्यादा बिलीव ना करें। अडेप्टेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर इज नॉट बैड, दूसरों के कल्चर को अडॉप्ट करना दिस इज नॉट अ बैड थिंग, बट forgetting our own culture for sake of other ones is not done। but दूसरों के कल्चर को अडॉप्ट करके अपने कल्चर को भूल जाना यह अच्छी बात नहीं है। The need of the hours is to inculcate the moral values, virtuous love for humanity and motherland among the Indians youth। The need of द आर्स, अभी समय की क्या मांग है कि हम मॉरल वैल्यूज को बढ़ाएं, वर्चुअस को बढ़ाएं, लव और ह्यूमैनिटी को बढ़ाएं और अपनी जो भूमि है उसके लिए हम प्यार जगाएं, किसके दिलों में, अमंग इंडियन यूथ, जो हमारे आज की जनरेशन है उसमें हम पैट्रियोटिज्म, ये सभी फीलिंग्स को इनकलकेट करें। पैट्रियोटिज्म इज एन अनडाइंग एंड अनमैच्ड स्पिरिट that cannot be sacrificed for anything। जो देशभक्ति है ये undying means अमर है और unmatched मीन्स बेजोड़ है, इसको कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसी स्पिरिट है that cannot be sacrificed for anything, जिसको किसी भी चीज के लिए बलिदान नहीं किया जा सकता। किसको? पैट्रियोटिज्म को, देशभक्ति को, जो अमर है और बेजोड़ है, इसको कभी भी बलिदान इसका नहीं दिया जा सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, यही था आपका लेसन नंबर 1 जिसका नाम था लास्ट लेसन। इसके इम्पॉर्टेंट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन और इसकी समरी। जो बुक के क्वेश्चंस हैं, नॉर्मल जो क्वेश्चंस हैं वो तो आप कर ही लेंगे, मैं सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस ही करवाऊंगी, ताकि जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं आपका माइंड उसके लिए बहुत अच्छे से पहले से ही प्रिपेयर हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, समरी, इम्पॉर्टेंट और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन बाय।